हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनुपम पांडे एक बार फिर आपका फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसे हम संवहनी वर्षा भी कहते हैं। सबसे पहले हमारे आज के लर्निंग आउटकम्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है। नंबर 1, अंडरस्टैंड द कन्वेक्शनल रेनफॉल। संवहनी वर्षा होती क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे और इसी क्रम में समझेंगे कि संवहनी वर्षा का या संवहनी प्रक्रिया जो है, इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता से क्या अंतर संबंध है, हाउ द टू आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। इसके बाद हम बात करेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनी वर्षा जो भूमध्य रेखा पर होती है, इक्वेटर पर होती है, उसका नेचर क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और इसके बाद हम समझेंगे कि भूमध्य रेखा के बाहर, आउटसाइड इक्वेटोरियल बेल्ट, अगर कहीं पर संवहनी प्रक्रिया है और उससे वर्षा होती है तो उसका नेचर क्या है। और फाइनली हम देखेंगे कि जो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं, ट्रॉपिक्स होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर कन्वेक्शनल एक्टिविटी तो होती है लेकिन रेनफॉल नहीं होती। ऐसा क्यों है, ये हम लोग अब समझेंगे। आइए अब समझते हैं कि कन्वेक्शनल एक्टिविटी, संवहनी प्रक्रिया होती क्या है। यहाँ पर देखिए 3 फिगर है। अगर हम इसको कर दें फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी में, फिगर ए को देखते हैं। देखिए ये समझाने के लिए एक छोटा सा फिगर है। इसमें देखिए चारों तरफ ये सब जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, ये सब कल्टीवेटेड है, इसमें कुछ ना कुछ लगाया हुआ है। और जो बीच का पैच है ये बैरन है, मतलब यहाँ पर कुछ है नहीं, मतलब यहाँ वेजिटेशन इस पैच पर नहीं है। अब जब सनलाइट पड़ेगी तो जो बीच वाला पैच है वो अगल बगल के अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट हॉट हो जाएगा। किसकी तुलना में? अपने अगल बगल के क्षेत्र के तुलना में। और इससे रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पर छोटा सा लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर बनेगा तो हवाएं धीरे धीरे करके देखिए ये ऊपर उठना शुरू करेंगी। इसके बाद फिगर बी में हम लोग देखते हैं, देखिए ये एक हवा का छोटा सा, देखिए ये बॉल, ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया। जो ज़मीन पर था अब ये ऊपर जाना शुरू कर दिया इसने, और ये प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद एक दूसरा इसी तरीके से गोला उठेगा, फिर तीसरा गोला उठेगा, जब तक इसको यहाँ पर सनलाइट मिल रही है। देखिए ये मॉर्निंग का टाइम था, ये क्योंकि जो सनलाइट है वो स्लांटिंग थी, ये आफ्टरनून हो गया, नून हो गया, हम कह सकते हैं एकदम दोपहर का टाइम है। देखिए सनलाइट लंबवत हो गई, वर्टिकल हो गई, इसके बाद ये आफ्टरनून का टाइम है, ये हमारा दोपहर बाद का समय है। फिगर सी में हम लोग देखेंगे कि ये जो गोला ऊपर जा रहा था ये और ऊपर गया, और ऊपर जाने के क्रम में देखिए इसकी साइज़ बड़ी हो गई। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साइज़ क्यों बड़ी हो गई? क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है तो ये ड्राई एडियाबैटिक रेट से ये ठंडा हो रहा है, ऊपर उठने के क्रम में ये एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपैंड इसलिए कर रहा है क्योंकि ऊपर जाने पर अगल बगल जो हवा का दबाव है वो कम है अपेक्षाकृत नीचे की लेयर से, जिस वजह से इसका आकार बड़ा होता जाता है और एक लेवल आती है। देखिए ये कंडेंसेशन की ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, संघनन की लाइन है। इसके ऊपर जब ये पहुंचता है तो इसका जो हम कह सकते हैं वाटर वेपर है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स में, और हम लोग कहते हैं कि ये कंडेंसेशन हो गया, संघनन की प्रक्रिया हो गई और अब ये बादल बन गया। ये तो एक बात हो गई। अब आगे हम लोग समझते हैं कि संवहनी प्रक्रिया किस तरीके से रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता से इसका क्या संबंध है। देखिए हमने ह्यूमिडिटी के लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा था कि एक चीज़ होती है एक्चुअल ह्यूमिडिटी कि कितना पानी है, दूसरा होता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कि कितना पानी हो सकता है, और तीसरा होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो इन्हीं दोनों का रेशियो होता है। मतलब एक्चुअल ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू जब हम 100 करते हैं तो यही आ जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये चूँकि 100 में है तो ये हमेशा परसेंटेज में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम मान लें कि फिगर ए में मान लीजिए एक्चुअल ह्यूमिडिटी 10 ग्राम है, 10 ग्राम पानी है और 20 ग्राम कैपेसिटी है, 20 ग्राम पानी हो सकता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी इसकी 50%। 10/20 इंटू 100 करेंगे आप तो 50% आ जाएगा। हमको पता है, हमने एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और एडियाबैटिक कूलिंग के पिछले लेक्चर में इस चीज़ को समझा था कि हवाएं जब ऊपर जाएंगी तो ये ठंडी होती हैं, और जब हवा ठंडी होगी तो उसकी एक्चुअल ह्यूमिडिटी जो पानी उसके अंदर है, यहाँ के केस में 10 ग्राम, वो तो उतना ही रहेगा,
लेकिन ऊपर उठती हुई हवा जब ठंडी होगी तो उसके अंदर पानी को होल्ड करने की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी, और जब ये कम होती जाएगी तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ती जाएगी। जैसे फिगर बी में अगर हम देखें तो देखिए एक्चुअल ह्यूमिडिटी तो 10 ही ग्राम रहेगी, लेकिन ऊपर जाने पर हवा ठंडी हो गई तो इसकी जो 20 ग्राम कैपेसिटी थी पानी को होल्ड करने की, अब ये घट करके 15 ग्राम हो गई। और जैसे ही ये 15 ग्राम होगी तो ये 10/15 इंटू 100, तो ये लगभग 66% आ जाएगा। और फिगर सी में टॉप पार्ट में अगर हम लोग देखें तो देखिए जो एक्चुअल ह्यूमिडिटी है, जो पानी है वो 10 ग्राम है, और ऊपर जाने पर हवा जब ठंडी हुई तो इसकी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी भी, जो क्षमता थी वो भी घट के 10 ग्राम हो गई। 10/10 इंटू 100 मतलब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% हो गया। तो हम देखते हैं कि जब कन्वेक्शनल एक्टिविटी होती है, तेज़ी से कोई स्थान गर्म हुआ, हवा गर्म होकर के ऊपर उठी, और ऊपर उठती हुई हवा तेज़ी से ठंडी होती है, और जब वो ठंडी होती है तो उसके अंदर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी होती है, सापेक्षिक आर्द्रता, वो बढ़ती जाती है, और एक स्टेज आती है जब तुरंत ये ऊपर जाने पर कंडेंसेशन होता है, संघनन की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद वर्षा हो जाती है। संवहनी वर्षा को एक दूसरे फिगर से भी समझते हैं, जरा देखते हैं। देखिए जो पहला फिगर ए है, इसमें हम लोग देख रहे हैं एक फोटोग्राफ है जिसमें ये देखिए संवहनी वर्षा हो रही है, तेज़ी से देखिए ये हाई रेनफॉल हो रही है। इसके बाद फिगर बी, जो हम लोगों ने अभी बात किया था कि तेज़ी से यहाँ पर वाष्पीकरण हुआ, उसके बाद कन्वेक्शनल एक्टिविटी हुई, संवहनी तरंगे बनी, इसके बाद संघनन हुआ, कंडेंसेशन हुआ और रेनफॉल हो गई। यहाँ पर तीसरे फिगर में हम आपको एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं। देखिए दो तरह से, जैसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा पर, हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर रोज़ संवहनी वर्षा होती है। इसमें एक चीज़ और हम ऐड करना चाहेंगे। एक कारण तो ये है कि यहाँ पर बहुत गर्म होता है, रेगुलरली यहाँ पर जो टेम्परेचर्स हैं वो हमेशा हाई होते हैं, जिसकी वजह से जब सनलाइट होगी दिन में तो लो प्रेशर हल्का सा बनेगा और हवाएं तेज़ी से ऊपर जाने लगेंगी। ये तो एक बात हो गई। लेकिन इसी क्रम में देखिए कि मार्च और सितंबर के महीने में जब सूर्य की सीधी किरणें, जो लंबवत किरणें हैं, वो भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर पड़ती हैं, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं वो भी आकर के, चूँकि लो प्रेशर का जो बेल्ट है वो इक्वेटर पर आ जाता है, भूमध्य रेखा पर आ जाता है, तो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड्स हैं वो भी आकर के लगभग इक्वेटर पर ही आपस में मिलती हैं, और मिलने के बाद ये हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, जिससे कि हेडले सेल बनता है, ये हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की है, ये सदर्न हेमिस्फीयर की है, और ये ऊपर उठ करके, और ये यहाँ पर 0 डिग्रीज का इक्वेटर है, और ये इसी से आगे चल करके ये हेडले सेल बन जाते हैं। हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो मार्च और सितंबर के महीने में एक तो हवाओं के ऊपर जाने का कारण होता है कि वहाँ पर इटसेल्फ गर्मी होती है, टेम्परेचर हाई है, और दूसरा जब ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भी लगभग भूमध्य रेखा पर आकर के टकरा करके ऊपर उठती हैं, तो ये जो संवहनी प्रक्रिया भूमध्य रेखा पर हो रही थी उसकी तीव्रता को, उसकी हम कह सकते हैं ताकत को, उसकी जो एक्टिविटी है उसको और बढ़ा देती है। मतलब हवाओं के ऊपर जाने की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है, और यही कारण है कि मार्च और सितंबर के महीने में भूमध्य रेखा पर जो संवहनी प्रक्रिया से होने वाली वर्षा है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है अपेक्षाकृत दूसरे मौसम से। अब देखते हैं कि कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनी वर्षा इक्वेटर पर कैसे होती है, भूमध्य रेखा पर। देखिए ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर खूब सारी वेजिटेशन है। देखिए ये ग्रीन प्लांट्स की पूरी एक लेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रीज़ हैं, बगल में समुद्र है, सी है, यहाँ पर ट्रीज़ खूब हैं, और जैसा हमने बताया दिन का समय हुआ, सोलर रेडिएशंस पड़े, इंसोलेशन आया, इसके बाद जो समुद्री क्षेत्र था वहाँ से इवापोरेशन स्टार्ट हुआ, वाष्पीकरण शुरू हुआ। और यहाँ पर एक एडेड फीचर ये है कि पेड़ों की वजह से, जो बहुत डेंस फॉरेस्ट है उनकी वजह से इवेपो ट्रांसपिरेशन खूब होता है, मतलब वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन खूब होता है। यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर से पेड़ पानी खींच करके और
फोटोसिंथेसिस के लिए ऊपर लाते हैं और फिर उसको इवेपोट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, जिससे यहाँ पर जो हम कह सकते हैं वाटर वेपर है, उसका एक सोर्स तो सी के ऊपर जो आसपास का समुद्र है वहाँ से मिलता है, और दूसरा और बड़ा प्रमुख सोर्स उसका जो जंगल में होने वाला इवेपोट्रांसपिरेशन है, वाष्पन वाष्पोत्सर्जन है, उसकी वजह से भी यहाँ पर खूब जो हम कह सकते हैं जो एयर है वो ह्यूमिड हो जाती है और तेज़ी से हवा ऊपर की तरफ उठती है और उसके बाद वर्षा हो जाती है। यहाँ हम एक बात बताना चाहेंगे आपसे कि चूंकि यहाँ पर इवेपोट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, इवेपोरेशन भी हो रहा है, तो इस क्षेत्र में ये बड़ा हॉट और ह्यूमिड, यहाँ की आर्द्रता हमेशा ज़्यादा होती है। तो हम ये देखते हैं कि इसकी जो एक्चुअल ह्यूमिडिटी है और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो बहुत कम होता है। मतलब ये कि जैसे एक्चुअल ह्यूमिडिटी मान लीजिए कि यहाँ पर 80 ग्राम है, 80 ग्राम पानी है, और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 100 ग्राम है, तो मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये 80/100 इंटू 100, तो ये नीचे ही 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। मतलब ये कि सिर्फ इस ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को 100 से घट करके 80 होना है और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% हो जाएगी। मतलब ऑलरेडी ज़मीन पर ही ये पेड़ के जो ऊपर की लेयर है, यहीं पर जो एक्चुअल ह्यूमिडिटी है, जो पानी की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों है? इवेपोट्रांसपिरेशन की वजह से। तो इसका परिणाम ये होता है कि इन हवाओं को बहुत ज़्यादा 5, 6, 8 किलोमीटर ऊपर नहीं जाना होता है। ये थोड़ा ही 2-3 किलोमीटर, 2-3 हज़ार मीटर ही हवाएं ऊपर उठती हैं, और तुरंत थोड़ा ही ऊपर उठने से ये जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी यहाँ पर ज़मीन पर 100 ग्राम थी, ये घट करके 80 ग्राम हो जाती है। मतलब जो RH है, ये सापेक्षिक आर्द्रता, ये बड़ी थोड़ी ही हवा के उठने से 100% हो जाती है और वर्षा होने लगती है। तो रोज़ कन्वेक्शनल एक्टिविटी होगी, संवहनी वर्षा भी होगी, लेकिन ये वर्षा चूँकि थोड़ी ही ऊपर हवा का कॉलम उठा और उसके अंदर कंडेंसेशन हो गया, संघनन हो गया और वर्षा हो गई, तो आफ्टरनून में थोड़ी देर के लिए लेकिन तेज वर्षा होती है और फिर ये वर्षा खत्म हो जाती है। ये एक बड़ा बेसिक फीचर है इक्वेटर पर होने वाली कन्वेक्शनल रेनफॉल का, कि ये आफ्टरनून में होगी, दोपहर बाद होगी, लगभग रोज होगी, और ये तेज होगी लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी। अब हम बात करते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल अवे फ्रॉम द इक्वेटर, भूमध्य रेखा से थोड़ा सा हट करके मतलब जो वार्म एरिया है, जहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत ज़्यादा है। हम टेम्परेट एरिया, जो शीतोष्ण और पोरल एरिया है, ध्रुवीय क्षेत्र है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो भूमध्य रेखा के अगल बगल के क्षेत्र हैं, जो उष्णकटिबंधीय बेल्ट में ही आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पहला फिगर है, फिगर ए, इसके बाद बी, 3 फिगर हैं यहाँ पर। पहले हम लोग फोकस करते हैं पहले फिगर पर। देखिए यहाँ पे गर्म हुआ, पानी का स्रोत भी है आसपास, जैसा हमने आपको बताया। तो पानी का स्रोत है तो पानी, ये मॉइस्ट एयर ऊपर जाना शुरू हो गई। अब जो इक्वेटोरियल और इक्वेटर से हट करके जो बेसिक अंतर था, देखिए भूमध्य रेखा पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई इसलिए थी सरफेस पर, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल ह्यूमिडिटी ही बहुत हाई थी, ये 80 ग्राम था, और जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी थी वो 100 ग्राम थी। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत कम था। मतलब सरफेस पर ही जो हवा थी वो बहुत ह्यूमिड थी, आर्द्रता बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की तरफ बढ़ते हैं, ट्रॉपिकल एरिया में, और अगर कहीं वहाँ पानी का स्रोत मिल भी गया, तो वहाँ पर देखिए स्थिति क्या होगी, जो एक्चुअल ह्यूमिडिटी होगी वो घट करके 40 ग्राम हो गई, पानी कम हो गया। जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो अभी भी 100 ग्राम बनी है, क्योंकि तापमान इक्वेटर जैसा ही है वहाँ पर, ट्रॉपिकल एरिया में भी। तो सरफेस पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 40% हो गई। मतलब अब इस हवा को, जो सरफेस पर जिसकी सापेक्षिक आर्द्रता 40% है, इसको ड्यू पॉइंट या संघनन, कंडेंसेशन लेवल तक पहुंचने के लिए ट्रोपोस्फियर में काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक जाना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जो स्थिति इक्वेटर पर थी। तो जो पहला फिगर है इसमें आप देखिए, अगर ये इक्वेटर पर होता तो ये यहाँ से हवा राइज करती और इस नीचे की लेवल में ही, इस नीचे के ही लेवल में जहाँ हमने भी एरो बनाया,
इसमें ही संघनन हो जाता, वर्षा हो जाती। वर्षा कम समय के लिए होती, तेजी से होती और कम समय के लिए होती और रोज होती। ये वहाँ का कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन जब हम लोग अब फिगर बी में आइए देखिए, चूंकि यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है सरफेस पर सतह के पास वो कम है, तो हवा के कॉलम को काफ़ी ऊंचाई तक जाना पड़ेगा। और इस प्रोसेस में देखिए ये कितना ऊंचा एक टावर की तरह से बनता चला गया। इसके बाद कंडेंसेशन होगा, वर्षा होगी। बी फिगर में देखिए कि यहाँ पर वर्षा का भी एक जो नीचे हवा आ रही है, जो वर्षा हो रही, वो भी प्रोसेस चल रहा है और उसके बगल से अप ड्राफ्ट भी चल रहा है। जो गर्म हवा के ऊपर जाने का प्रोसेस था वो भी चल रहा है और हैवी रेनफॉल हो रही है। अंतर क्या पड़ा? सी फिगर में देखिए कि धीरे धीरे करके ये जो रेनफॉल वाला कॉलम है देखिए ये बड़ा हो गया, अब ये पूरा नीचे तक आ गया। और जब हमें पता है वर्षा होती है तो तापमान पहले के अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जब ये हवा का ये वर्षा का जब ये कॉलम बड़ा होगा तो यहाँ पर जो गर्म हवा का स्रोत था, वो स्थान जो हवा को गर्म करके ऊपर भेज रहा था, वो स्थान उसका तापमान अपेक्षाकृत पहले की तुलना में थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ऊपर जाने वाले हवा का कॉलम था उसका स्रोत ज़मीन से कट जाएगा। और जब हवा नीचे से जब हवा ऊपर जाएगा ही नहीं, मॉइस्चर ऊपर जाएगा ही नहीं, तो जो वर्षा हो रही है उसकी मात्रा भी धीरे धीरे करके कम होने लगती है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है कि जब इक्वेटर पर था तो ये छोटा कॉलम था, ये स्मॉल कॉलम था, रोज़ वर्षा होती थी, डेली वर्षा होती थी और कम देर के लिए होती थी। जब इक्वेटर से हट करके ट्रॉपिकल एरिया में जहाँ कहीं पानी का स्रोत है, जैसे कोई बड़ी झील है या कोई सागर का क्षेत्र है, जैसे अरेबियन सी वगैरह हमारा है, अगर ऐसा क्षेत्र है तो वहाँ पर इस तरह की जो संवहनी वर्षा या इस तरह का जो हम कहते हैं कन्वेक्शनल टावर है, वो रोज़ नहीं बनेगा, उसको डेवलप होने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उससे होने वाली वर्षा की मात्रा इक्वेटर की तुलना में ज़्यादा होगी। इसी क्रम में हम समझते हैं कि इक्वेटर से दूर हट करके जो संवहनी वर्षा होती है उससे जुड़ा हुआ एक एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है जिसको हम लोग हेल स्टॉर्म कहते हैं। हेल स्टॉर्म, जिसको ओलावृष्टि भी कहते हैं। ये क्या है ज़रा इसको समझते हैं। देखिए जो पिछली स्लाइड थी उसी का ये कंटिन्यूएशन है। देखिए अप ड्राफ्ट है, जो लाल रंग के आप रेड कलर के एरोज देख रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए एक डैश लाइन बनी हुई है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की है। मतलब जब संघनन इसके इस लेयर के ऊपर होगा तो जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस क्रिस्टल में। अब देखिए ये एक आइस क्रिस्टल, इसका न्यूक्लियस बना, इसने अपने अगल बगल का जो वाटर वेपर है, जो वाष्प है, उसको एकत्रित अपने साथ जोड़ करके, जो आइस क्रिस्टल थ्योरी हमने इस पर बहुत विस्तार से बात किया है, तो इसका आकार बड़ा होने लगता है। और जब ये बड़ा होगा तो ये नीचे भारी होकर के नीचे गिरेगा। ये यहाँ तक नीचे आया, लेकिन जो नीचे से ऊपर आने वाली हवा है वो इसे फिर एक बार हम कह सकते हैं उछाल करके और इस लेयर के ऊपर ले गई। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब ये जो बर्फ़ का टुकड़ा है, जब ये इस डॉटेड लाइन, डैश लाइन के नीचे आया, तो जो नीचे का वाटर वेपर है वो तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि 0 की लेयर तो इसके ऊपर है, तो तुरंत इसके चारों ओर पानी चिपक जाएगा। पानी इसके अगल बगल बर्फ़ में जैसे चिपक जाता है पानी, और फिर उस बर्फ़ और उसके अगल बगल जो पानी चिपका है उसको लेकर के ये जो बर्फ़ का टुकड़ा है एक बार फिर इस डैश या जो लाइन है 0 डिग्री की उसके ऊपर चला गया। और जब ये ऊपर जाएगा तो जो पानी इसके चारों ओर चिपका था वो फिर से फ्रीज़ हो जाएगा, एक नई लेयर ऐड हो गई। और ये प्रोसेस 2-3 बार चलता है, उससे ज़्यादा भी चल सकता है। फिर ये नीचे आया, फिर इसके चारों ओर पानी ऐड हुआ और फिर पानी ऐड हुआ, फिर नीचे से हवा का प्रेशर इसको ऊपर ले गया और एक बार फिर से जो इसके अगल बगल पानी लगा था वो फ्रीज़ हो गया, जम गया। तो मतलब ये कि जितनी बार ये ऊपर और नीचे हो रहा है तो इसके अंदर अगल बगल से पानी की लेयर ऐड हो रही है, जिससे इसका आकार बड़ा होता जाता है। और एक स्टेज आती है जब इसका आकार इतना बड़ा हो जाता है कि अब नीचे की जो हवा का प्रेशर है उसको रोक नहीं सकता, या ये उस क्षेत्र में चला गया जहाँ पर वर्षा हो रही थी, और फिर ये जब ज़मीन पर गिरता है तो उसको हम लोग हेल स्टॉर्म या ओला वृष्टि कहते हैं। यहाँ बगल में आप फिगर देखिए तो ये एक क्रॉस सेक्शन है, एक ओले में गिरने वाली जो बर्फ़ है उसको बीच से काटा गया है।
तो इसमें हम लोग देखिए एक बीच का न्यूक्लियस दिख रहा है, उसके बाद ये एक लेयर दिख रही है और ये 2 लेयर दिख रही है। मतलब ये कि ये ओरिजिनल न्यूक्लियस था बीच में, जैसे देखिए इस फिगर में भी ये बीच में ओरिजिनल न्यूक्लियस है। उसके बाद ये नीचे आया, ये पानी इसके अगल बगल जमा, और उसके बाद जब ये वापस ऊपर गया तो ये भी एक नई लेयर ऐड हो गई। इसी तरीके से एक ये लेयर ऐड हुई और ये लेयर ऐड हुई। मतलब अगर हम लोग एक ओले को, बर्फ़ को जो गिरी है हेल स्टॉर्म में, अगर उसको काट करके देखें और उसमें हमको इस तरह की जितने रिंग्स दिखते हैं, जितने सर्कल्स दिख रहे हैं, उससे हम लोग ये गिन सकते हैं कि ये इस पूरे प्रोसेस में ये कितनी बार ये ऊपर से नीचे आया 0 डिग्री के लेयर से, और कितनी बार इसको जो नीचे से ऊपर की तरफ जो हवा का अप ड्राफ्ट था, जो हवा का प्रेशर ऊपर हवा को ले जा रहा था, कितनी बार ये ऊपर नीचे हुआ है और फाइनली ये आकर के नीचे गिरा है। तो ये फिनोमेना भी कन्वेक्शनल रेनफॉल की एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको यहीं पर डिस्कस कर दिया। अभी तक हम लोगों ने कन्वेक्शनल एक्टिविटी के 2 केस देखे, जिसमें पहला केस था संवहनी प्रक्रिया भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर, वहाँ पर क्या होता है, और दूसरा हम लोगों ने देखा कि इक्वेटर से हट करके, और निश्चित रूप से संवहनी प्रक्रिया है तो ये ट्रॉपिकल एरिया में ही होगी, लेकिन ट्रॉपिक्स के वो एरिया जो जहाँ पर पानी का स्रोत नीचे बना हुआ है, जैसे कि अरब सागर है, अरेबियन सी है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, जो ट्रॉपिकल एरिया में है और नीचे पानी का स्रोत बना हुआ है। अब ये तीसरा केस हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमने इसको सिर्फ ट्रॉपिक्स लिखा है और हमारा इससे ध्येय है कि ये एरिया ड्राई है। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। देखिए ट्रॉपिकल एरिया है तो जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो हाई होगी, और चूँकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, पानी का स्रोत भी नहीं है, तो जो एक्चुअल ह्यूमिडिटी है वो लो होगी, ये लो होगी और ये हाई होगी। मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो ज़्यादा होगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए एक्चुअल ह्यूमिडिटी है 10 ग्राम और जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो मान लीजिए 100 ग्राम्स है सरफेस पर, तो इसकी जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो हो जाएगी 10%। अब अगर इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 100% होना है तो ये 2 ही तरह से हो सकता है, या तो इसके अंदर 90 ग्राम पानी ऐड हो, लेकिन यहाँ पर पानी का स्रोत है नहीं तो इसलिए ये 100 हो नहीं सकता। तो मतलब हवा इतनी ऊपर जाए और वो इतनी ठंडी हो कि ये जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 100 ग्राम है ये घट करके 10 ग्राम हो जाए, और ये ट्रॉपिकल एरिया में ये इतना कम है 10 ग्राम पानी, और इसके लिए ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को 100 ग्राम से घट करके 10 ग्राम तक आने में अगर ये हवा पूरे ट्रोपोपास तक भी पहुंच जाएगी, 10 किलोमीटर ऊपर भी उठ जाएगी, तो भी ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं हो पाएगी। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हवा कितनी भी ठंडी हो जाएगी, लेकिन उसकी जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं, वो 10 किलोमीटर ऊपर उठने पर भी घट करके 10 ग्राम नहीं आएगी। मतलब पूरे ट्रोपोस्फियर तक हवा उठने के बाद भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं पहुंचेगी। तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं पहुंचेगी तो यहाँ पर बारिश होना संभव नहीं है। अब ज़रा आप इस पहले फिगर को देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए ये पूरा एक क्लाउड है, कितना ऊपर इसकी हाइट देखिए, ये पूरा देख के लग रहा है कि इसकी हाइट कम से कम 7-8 किलोमीटर है। इतना उठने के बाद भी अभी भी ये बादल वाइट कलर का है, चमक रहा है, इसके अंदर कंडेंसेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बादल में जैसे ही कंडेंसेशन होता है तुरंत जब वाटर वेपर से वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है तो तुरंत जो बादल का कलर होता है वो डार्क हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे कि आपका सफ़ेद कपड़ा है, या कोई भी कपड़ा अगर आप लीजिए, कोई सरफेस ले लीजिए, ज़मीन ले लीजिए, जब तक वो सूखी है तो वो थोड़ा लाइट कलर की होगी, और जैसे ही कपड़ा, ज़मीन या कोई भी चीज़ जब वो गीली होगी तो सबसे पहले वो डार्क कलर की हो जाएगी। जैसे वो ड्राई पर थी उससे थोड़ा सा डार्क हो जाएगी। इसीलिए हम लोग बचपन से इस चीज़ को देखते और समझते आए हैं कि जब डार्क क्लाउड होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, तो वो वर्षा करते हैं, और अगर क्लाउड वाइट कलर के हैं, चमकदार है, लाइट कलर के हैं, तो उनकी आकार, उनकी प्रकृति, उनकी डेंसिटी कुछ भी हो, लेकिन वो वर्षा आम तौर पर नहीं करते हैं। तो देखिए ये हम लोगों ने देखा ट्रॉपिक्स में जो ड्राई एरिया है, यहाँ पर हवा में एक्चुअल ह्यूमिडिटी इतनी कम है कि पूरे ट्रोपोपास तक, पूरे 10 किलोमीटर ऊपर उठने पर भी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जो सापेक्षिक आर्द्रता है, वो
100% नहीं हो पाती और ये एरिया ड्राई का ड्राई बना रहता है। ये कन्वेक्शनल एक्टिविटी का तीसरा केस है। कन्वेक्शनल एक्टिविटी तो हो रही है लेकिन इससे वर्षा नहीं हो पाती। और अंत में आज के मुख्य बिंदु। पहला, कन्वेंशनल रेनफॉल ऑलवेज अकर्स इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस। ये गर्म और जहाँ पर आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, ये उन स्थानों पर होती है वहाँ पर लोकल हीटिंग होती है और उससे जुड़ा हुआ निम्न दाब का क्षेत्र होता है सीमित क्षेत्र में। इसके बाद कन्वर्जेंस ऑफ विंड्स अलोंग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हेल्प्स इन कन्वेक्शनल एक्टिविटी ऑन इक्वेटर अराउंड द इक्विनॉक्सेस। जो विषुव की स्थिति है मार्च और सितंबर में, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की हेमिस्फीयर्स की जो ट्रेड विंड्स हैं, व्यापारिक पवनें हैं, वो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पर मिलती हैं और जो उस समय इक्वेटर पर कन्वेक्शनल एक्टिविटी संवहनी प्रक्रिया हो रही है उसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। इसके बाद कन्वेक्शनल रेनफॉल इन इक्वेटोरियल बेल्ट इज़ इन फॉर्म ऑफ आफ्टरनून शावर्स और शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। ये दोपहर बाद होती है, कम देर के लिए होती है लेकिन तेज़ बारिश होती है। क्यों होता है इस पर हम लोगों ने बहुत विस्तार से बात किया। इसके बाद कन्वेक्शनल रेनफॉल आउटसाइड इक्वेटर, जहाँ पर पानी का स्रोत है वहाँ पर ये हेल स्टॉर्म जो ओलावृष्टि और तेज़ बारिश इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और फाइनली कन्वेक्शनल एक्टिविटी इन ट्रॉपिक्स सेल्डम ब्रिंग्स इन रेन, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ट्रॉपिक्स में जहाँ पर पानी का स्रोत नीचे नहीं है, लैंड एरिया है, वहाँ पर एक्चुअल ह्यूमिडिटी इतनी कम होती है और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हाई टेम्परेचर की वजह से इतनी ज़्यादा होती है कि हवा के पूरे ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में उठने के बाद भी उसकी जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो 100% नहीं पहुंच पाती, जिससे हवा वहाँ पर ड्राई बनी रहती है और वर्षा की कोई संभावना नहीं रहती है। और अंत में थिंकिंग जोग्राफिकली, वाई कन्वेक्शनल रेन इन इक्वेटोरियल बेल्ट इज़ नेवर अकम्पनीड बाय हेल स्टॉर्म। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो संवहनी वर्षा हो रही है, कन्वेक्शनल रेन हो रही है, उसमें कभी भी ओलावृष्टि नहीं होती। ऐसा क्यों है, इस पर विचार करिएगा। और अंत में एक ज़रूरी बात, आपके जो भी क्वेश्चंस हों, आपके जो भी क्वेरीज़ हों, उनको आप ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, हमारा नंबर है 9450627883। इस पर आप हमको व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं और आपके जो प्रश्न होंगे उनको हम जब बाद में थिंकिंग जोग्राफिकली के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे तो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ में हम आपके क्वेश्चंस को भी कवर कर लेंगे जब ये सेक्शन या सब सेक्शन यहाँ पर ख़त्म होगा। तो प्लीज़ फील फ्री, आपकी जो भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं उसको आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।